इस चर्चा में सद्गुरु और जाने माने फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने कपड़ों और वास्तुशिल्प की डिजाइन और सुंदरता से जुड़े अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। जानते हैं जीवन में सुंदरता के महत्व के बारे में। अरुंधति कहती है, इस देश में हमारे पास डिजाइन की एक शानदार विरासत रही है। विजुअल आर्ट्स, प्लास्टिक आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। मगर किसी वजह से आधुनिक भारत एक खास विरासत को उतनी सहजता से अपनाने में समर्थ नहीं दिखता। इसकी कई ऐतिहासिक वजहें हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है और आपके ख्याल से इस संबंध में क्या किया जा सकता है? कुछ खास परंपराओं को पुनर्जीवित करने, मगर साथ ही उन्हें किसी रूप में सीमित किए बिना उन्हें जीवंत रखने में आपकी क्या भूमिका रही है? कोई एक साथ भारतीय और ग्लोबल कैसे हो सकता है, जैसा आप अपने डिजाइन स्टेटमेंट में जिक्र करते हैं? सब्यसाची मुखर्जी कहती है, मैं ऐसी पृष्ठभूमि से हूं जहां मेरे पिता एक केमिकल इंजीनियर थे और मेरी मां के परिवार में सभी डॉक्टर थे। इसलिए मैं उस परिवार का कलंक था जो फैशन उद्योग में उद्यमी बनने का सपना देखता था। मैंने कोलकाता से शुरुआत की, जहां फैशन में सफलता के कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किए गए थे। जब मैंने अपनी लाइन शुरू करने का फैसला किया तो मैंने सोचा कि मेरा नजरिया, मैं सबसे अनोखा क्या होना चाहिए। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वह थी रंग। उस समय भारत में दूसरे सभी डिजाइनर बैंगनी, हल्का गुलाबी और हल्का पीला रंग इस्तेमाल कर रहे थे। यह हमारे पास देश भर के, खासतौर पर दक्षिण के खूबसूरत रंग थे जो वाकई हमारे देश के त्वचा के रंग को आकर्षक बनाकर उभारते थे। अगर आप वास्तुशिल्प, वनस्पतियों और जीव जंतुओं को देखें तो मेरे ख्याल से सब कुछ सुंदर लगता है, अगर आप उन्हें उस तरह रखें जैसा उन्हें होना चाहिए और जिस तरह के वातावरण में होना चाहिए। मसलन दुबई के सूखे रेगिस्तान में यूरोप के वास्तुशिल्प को देखकर अजीब सा लगता है। इसी तरह जब भारतीय लोग यूरोपीय कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं तो भारतीय माहौल में वह अजीब लगता है। फैशन बहुत निर्दयी उद्योग है। हम मानदंडों को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं कि वह इंसानों की पहुंच के बाहर हो जाता है। आजकल हम साइज 0 का नाम किसी चीज की बात करते हैं जो कभी हासिल न हो सकने वाली शारीरिक छवि है। यह छवि ऐसे व्यक्ति की है जो खाना नहीं खाता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अधिक से अधिक स्त्रियां इसका शिकार बन रही है और वे इस कभी न मिल पाने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करती है। इसी तरह जब मेरे कारोबार शुरू करने के समय इस देश में विलासिता या लग्जरी के जो पैरोकार थे, वे सब कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो एक तरह से देश के लिए अजनबी था और उन्हें लगता था कि वह विलासिता है। मगर मेरे लिए विलासिता आरामदेह महसूस करने और सहज महसूस करने से जुड़ी है। इसीलिए हमने एक भारतीय लाइन शुरू की। लोगों ने मेरी कामयाबी के बारे में बहुत से सिद्धांत लिखे हैं, मगर मैं बस यही कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ अपने सहज ज्ञान का इस्तेमाल किया। अरुंधति कहती है, सद्गुरु, क्या आप हमारी भारतीय विरासत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिसका हमें अपनी बाहरी दुनिया में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता? ऐसा लगता है कि हम
जर्जर स्मारकों और आहत कपड़ा बुनकरों की ढेर तक सीमित हो गए हैं। सद्गुरु कहते हैं, जब कपड़े की बात आती है तो धरती पर दूसरी कोई जगह नहीं है जहां इतनी सारी बनावट हो और कपड़ा रंगने और तैयार करने की इतनी विधियां है जैसी इस संस्कृति में है। हालांकि इनमें से बहुत सी कलाएं उपेक्षा के कारण या किन्हीं उद्देश्यों के कारण मर चुकी है। अंग्रेज भारत में कपड़ा उद्योग को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि उनके पास मैनचेस्टर था। एक समय में दुर्भाग्यवश कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। उन्हें मैनचेस्टर को ब्रिटेन का कोयम्बटूर कहना चाहिए था, क्योंकि हम हजारों सालों से कपास उगा रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं और उनका निर्यात कर रहे हैं। भारतीय कपड़े दुनिया भर में पहुंचे। आप अब भी सीरिया और मिस्र के प्राचीन स्थानों पर इसका प्रमाण देख सकते हैं। हमारा देश लंबे समय तक कब्जे में रहा और पिछले 250 सालों में खास तौर पर कपड़ा उद्योग की क्रमिक बर्बादी हुई है, जो कृषि के अलावा यहां का मुख्य उद्योग था। अंग्रेजों की सारी योजना यहां के उद्योगों को नष्ट करने, यहां से कच्चा माल लेने और अपने उत्पादों को फिर से भारत में बेचने की थी, क्योंकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना चाहते थे। इस उपमहाद्वीप के वास्तुशिल्प में सौंदर्य बोध की सरलता ऐसी थी कि यहां उपलब्ध सामग्री, पत्थरों, मिट्टी और ईंट से हमने अद्भुत चीजें बनाई। इसका एक अनोखा उदाहरण नेपाल में भक्तपुर का है। दुर्भाग्यवश वहां भूकंप ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मगर मेरे ख्याल से वे कुछ हद तक उसे ठीक कर लेंगे। वह 1000 साल पुराना जीवंत शहर है। लगभग पूरा प्राचीन भारत उसके जैसा ही था। वहां हर कदम पर सौंदर्य बोध है। किसी जलाशय को भी मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पीछे सौंदर्य बोध की कैसी भावना थी और उन सब को बनाने में कितना पैसा, मेहनत और समय लगा होगा। अगर आप एल्लोरा में कैलाश मंदिर और तमिलनाडु के मंदिरों को देखें तो आपको इंसान होने पर गर्व महसूस होगा। उनमें ज्योमेट्री, सौंदर्य बोध और इंजीनियरिंग की बनावट और संपूर्णता अद्भुत है। ये अविश्वसनीय लगता है कि यह सब इंसानी हाथों ने किया। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सैकड़ों साल पहले लोग ऐसा कुछ बना सकते थे। आज भारत में सब कुछ उपयोगिता से जुड़ा है। कुछ खूबसूरत बनाना जरूरी नहीं समझा जाता। अगर सब कुछ उपयोगिता से जुड़ा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन का क्या उपयोग है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन उपयोगी है तो आप मूर्ख हैं। अगर आप यहां मौजूद नहीं होते तो भी दुनिया घूमती रहती, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। जब आप मर जाएंगे तब आपको यह एहसास होगा, आपके बिना सब कुछ परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी रूप में उपयोगी है। अगर इंसान नहीं होते तो धरती खूब फलती फूलती। सवाल यह नहीं है कि हम कितने उपयोगी है, बल्कि यह है कि हम कितनी सुंदरता से जीते हैं। कोई दूसरा प्राणी प्रकृति की सुंदरता को नष्ट नहीं करता। इंसानों के तौर पर हमारे जीवन और हमारी जरूरतें ऐसी है कि हम प्राकृतिक सुंदरता को काफी नष्ट कर देते हैं। जब स्थिति यह है
तो हमारा काम है कि हम जो कुछ बनाए वह खूबसूरत हो, चाहे वह कोई इमारत हो, कोई दूसरी संरचना, आपका शरीर, कपड़े या कुछ और। हमें जितना हो सके प्रकृति के सौंदर्य की क्षति पूर्ण करनी चाहिए। आज हमारा सौंदर्य बोध खत्म हो गया है। अगर आप तमिलनाडु से गुजरे, खासतौर पर केरल से, तो आप देखेंगे कि आधे घर एक्रेलिक पेंट के सभी शेड्स में रंगे हुए हैं। यह हजारों सालों की गरीबी का नतीजा है। सुंदरता और सौंदर्य बोध को फिर से लाने के लिए आर्थिक खुशहाली जरूरती है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी किसी तरह गुजारा करता है, मगर असल में गांव की छोटी छोटी चीजों में काफी सुंदरता है। बीच के लोग जो गरीबी से निकल गए हैं मगर अभी संपन्न नहीं हुए हैं, सौंदर्य बोध के सबसे बड़े दुश्मन है। सब्यसाची मुखर्जी कहती है यह सच है। अरुंधति कहती है। सब्यसाची इस संदर्भ में डिजाइन बनाने के लिए आपके प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं? सब्यसाची मुखर्जी कहते हैं, मेरे ख्याल से प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत संवेदना है। जब मैं भारत को देखता हूं तो मेरे अंदर गर्व पैदा होता है। इसके अलावा मैं बच्चों की फिल्मों से प्रेरणा लेता हूं। मेरी एक पसंदीदा फिल्म डिज्नी की फिल्म ए बग्स लाइफ है। उसमें चींटियों की एक कॉलोनी और जिंगोरों की एक कॉलोनी थी। चींटियां लाखों की संख्या में थी और जिंगोर सिर्फ 6 या 7 थे। चींटियां व्यवस्थित रूप से खाना इकट्ठा करती थी और अपने अड्डे पर ले जाती थी। जिंगोर आकर अपने बड़े आकार से डरा धमकाकर चींटियों का भोजन ले जाते थे। एक दिन एक नन्हे जिंगुर ने अपने पिता से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, पापा, हम इतने कम है और चींटियां इतनी सारी है, फिर हम उनका खाना कैसे छीन लेते हैं? पिता ने कहा, चुप रहो, वे अब भी नहीं जानती कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है। भारत के साथ यही है कि हमारे पास बहुत कुछ है, मगर चूंकि बहुत लंबे समय तक हम बाहरी शक्तियों के अधीन रहे, इसलिए हम अपनी चीजों को स्वीकार करने और उन्हें अपनाने का उत्साह खो बैठे हैं। जैसे बॉलीवुड का उदाहरण लेते हैं, देश के लोग कपड़ों के मामलों में उसका अनुसरण करते हैं, फिर भी जब कोई अभिनेत्री या अभिनेता कोई बड़ा पुरस्कार लेने देश के बाहर जाता है तो ज्यादातर पश्चिमी परिधान पहनते हैं। विलासिता को अधीनता नहीं, नेतृत्व से तैयार करना होगा। जब आप पश्चिम जाकर उनके जैसे कपड़े पहनते हैं तो आप कभी असर नहीं डाल पाएंगे। जब हम अपनी विरासत पर गर्व महसूस करते हैं तो अपने आप सारा देश, हम खुद को जिस नजर से देखते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर भारत में हर कोई भारतीय होने में थोड़ा और गर्व महसूस करे तो हम वाकई एक शानदार देश होंगे और निश्चित रूप से सौंदर्य बोध के मामले में लोग हमें अलग नजरिए से देखेंगे। धन्यवाद।